तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमित अमरेश फ्रॉम द एस्पिरेशन। और इधर कुछ टाइम से हम लोग वीडियो नहीं बना सके थे, तो समस्या यही थी, कुछ हेल्थ इश्यूज थी जिसके कारण हम लोग ये काम नहीं कर सके। आज कुछ ये बेहतर हुई है तबीयत, तो हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। तो एक तो उधर आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन पॉलिटी सेक्शन में एक पूरी की पूरी ये यानी कि ये सीरीज ही ये चल रही थी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वो सीरीज वो चलेगी और उसमें हम लोग ये जहाँ तक ये पहुँचे थे उसके बाद के डिस्कशंस यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो लेक्चर्स होंगे उसमें वो आएंगे आगे आने वाले दिनों में। और हम लोग आज एक बहुत ही रेलिवेंट ये टॉपिक को, और एग्जामिनेशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, उसको हम लोग आज ये देखने जा रहे हैं। आप लोग ये जान ही गए होंगे, ये बोर्ड पे लिखा गया है, ये बजट। तो हम लोग इस प्रकार से इस पूरे ये यानी कि एक वो सीरीज के रूप में ये सारी ये लेक्चर से जाएंगे। और इस रूप में हम लोगों ने इस पूरी ये सीरीज को ये कंसीव किया है कि बजट का बिल्कुल फंडामेंटल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वहां से लेकर के, और जो उसकी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है पब्लिक फिनांस की और बजट की, उसको हॉलिस्टिक मैनर में आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत ये किया जा सके, उसके लिए ये प्रयास है। तो इसमें ये बहुत सारे वो लेक्चर्स आएंगे और अभी के टाइम में मैं ऐसा नहीं बता सकता कि ये 5 वीडियोस में या 10 वीडियोस में या 20 वीडियोस में पूरा ये बजट जो है वो ये कंप्लीट होगा। अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये बजट से रिलेटेड जितनी भी ये वीडियोस आएंगी वो सक्सेसिव मैनर में, मतलब एक वो क्रम से वो रहेंगी। और सारे वीडियोस को अगर एक वो क्रमानुसार अगर ये देखा जाए तो फिर उसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद से आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने से ये वैल्यू एडिशन करना होगा, और उसके बाद से आपको जो यानी कि ये करंट डेवलपमेंट्स है इस क्षेत्र के, उन ये करंट ये डेवलपमेंट से अपने आप को अप टू डेट रखना होगा, और ये पूरा सेगमेंट आपका ये कवर होगा। तो इसी विचार के साथ हम लोग आज के इस यानी कि वीडियो सीरीज को हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग ये निश्चित रूप से आप लोगों को मालूम होगा कि 1 तारीख को यूनियन गवर्नमेंट का ये बजट जो है ये प्रस्तुत हुआ है ये संसद में। और हमारे देश की जो वित्त मंत्री है यानी कि निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के बजट को यानी कि एक केंद्रीय सरकार के बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब इसमें ये बहुत सारी बातें आते रहती हैं ये न्यूज़ में, आपके न्यूज़पेपर्स में, और सामान्य तौर पे जो लोगों का ये ध्यान होता है वो इस चीज के ऊपर होता है कि किस वस्तु का प्राइस ये बढ़ा है, किसका ये घटा है। तो जो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है यानी कि बजट के बारे में, तो सामान्य लोगों को जस्ट इन्हीं चीजों से मतलब रहता है कि किसका सामान ये बढ़ा है, मतलब किस ये सामान का दाम ये बढ़ा है, किसका ये घटा है। जो ये सैलरीड, आपको ये सैलरीड क्लास है या वैसे लोग जो कि यानी इनकम टैक्स के वो नेट में आते हैं
तो उन लोगों के लिए यानी कि ये ज़्यादा ये कंसर्न आपको ये रहता है ये बजट के बारे में कि इनकम टैक्स का ये स्लैब क्या है। मतलब ये सब ये सामान्य सी बातें हैं और जिनसे कि ये समझा जाता है और जिससे कि ये सामान्य जनता ये बजट को आपको इन्हीं सारी ये सामान्य बातों से रिलेट करती है। लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे या एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन के तौर पे बजट का केवल ये मतलब ही ये ना समझा जाए कि बजट ये प्रस्तुत हुआ तो ये किस वस्तु का सामान यानी कि किस वस्तु का दाम आपको ये बढ़ा है, किसका घटा है, ये क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो केवल इतनी ही बातों तक अपने आप को ये सीमित रखना और बजट को जस्ट केवल इसी रूप में ही देखना ये उचित नहीं है। एक स्टूडेंट के रूप में या स्टूडेंट से ज़्यादा एक इन्फॉर्म्ड और इनलाइटेंड एक जागरूक ये नागरिक के रूप में जो बजट के जो महीन ये पहलू हैं, जो बजट की इंट्रिकेसीज हैं, उनको भी ये समझना यानी आवश्यक होता है आपके लिए, जिससे कि आप जब सारे ये पिक्चर को अच्छे ढंग से ये समझ जाएं, यानी कि बजट से रिलेटेड सारी बातों को आप अच्छे ढंग से ये समझ जाएं, उसके बाद अगर आप अपना कोई ओपिनियन बना रहे हैं या किसी प्रकार के स्टेटमेंट को आप ये दे रहे हैं तो उसका कुछ महत्व होगा, उसकी कुछ रेलेवेंस होगी और तब आपको ये बात ये समझ में आएगी कि इन सारे चीजों का यानी कि आपको रियल मीनिंग ये क्या है। तो हम लोगों का जो सेशन है हम लोग काफी ये शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे यानी कि बजट से रिलेटेड जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग ये डील करेंगे। उसके बाद से ये दूसरे पार्ट में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि भारतवर्ष में जो बजट ये बनाया जाता है यानी कि बजट के प्रिपरेशन से लेकर के यानी कि जो बजट आपको बनाया जाता है, बजट को जो प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में और फिर ये यानी कि पार्लियामेंट में ये प्रस्तुत करने के पश्चात जिसको कि ये प्रेजेंटेशन ऑफ ये बजट हम लोग ये बोलते हैं और उसके बाद किस प्रकार से ये बजट का इनैक्टमेंट होता है यानी कि इनैक्टमेंट का ये अर्थ हुआ कि किस प्रकार से ये आपको ये दोनों सदनों से पास होती है बजट यानी कि ये पार्लियामेंट से ये बजट को ये पास ये करवाती है गवर्नमेंट और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से बजट के जो भी ये प्रावधान होते हैं उन सारे ये प्रावधानों का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है यानी उसको ये किस प्रकार से ये लागू किया जाता है, उससे ये संबंधित जो ये प्रावधान है, जो ये यानी कि ये प्रोविजंस हैं, उसको हम लोग ये डिस्कस ये करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही यानी कि करंट इश्यूज हैं, जो रेलिवेंट इश्यूज हैं, यानी कि 2023-24 का ये बजट जो अभी अभी ये प्रस्तुत हुआ है और इससे ये पिछले साल का जो इकोनॉमिक ये सर्वे जो प्रस्तुत हुआ है, आर्थिक सर्वे जिसे बोलते हैं, उसमें क्या क्या उनमें इंफॉर्मेशंस ये मौजूद हैं और 2023-24 का जो ये बजट है इस ये बजट के अंदर कौन कौन से ये प्रावधान हैं, उन सारे चीजों का एक इन डेप्थ एनालिसिस, एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग ये सबसे ये लास्ट में हम लोग ये देखेंगे। तो आपको हमेशा ये ख्याल में रहे कि शुरुआती दौर के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे
ये बहुत ही फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स जो इन्वॉल्व है उससे संबंधित है। दूसरा जो पार्ट है ये बजट का जो फंक्शनल पार्ट है उससे वो रिलेटेड होगा। और तीसरा जो पार्ट होगा वो यानी कि इस साल का जो बजट ये प्रस्तुत हुआ है उससे संबंधित जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, उससे वो संबंधित होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग इस चीज को देखें कि यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स हैं आप पहले उसको समझिए, क्योंकि इसको ये समझे बिना आपको आगे की बात ये समझ में नहीं आएगी। तो एक तो ये सबसे पहली बात ये उठती है कि ये बजट होता क्या है और बजट की आवश्यकता क्यों है। आपको एक चीज बता दें शुरू में ही, जो भी ये डिस्कशंस हो रहे हैं ये सारे जो डिस्कशंस हैं यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारे देश की जो ये केंद्रीय सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उससे रिलेटेड ये डिस्कशंस हो रहे हैं। तो बजट होता क्या है? तो बजट में एक तो इसका यानी कि टाइमोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, और वो ये है कि बजट जो वर्ड है वो एक प्राचीन टाइम का एक वो फ्रेंच वर्ड है जिसको कि ये बॉगेट ये बोला जाता था। ठीक है, ये बॉगेट वर्ड से इसी का ये अपभ्रंश रूप है ये बजट। और इसका ये मीनिंग होता है यानी कि बॉगेट की जो लिटरल मीनिंग होती है वो ये होती है कि यानी कि ये लेदर पाउच या चमड़े का ये थैला। और इसी ये वर्ड का आगे मतलब यूज होते 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 जो ये बॉगेट ये वर्ड है ये अपने आप को ये माउल्ड करते करते या होते होते ये प्रचलन में आते आते ये बजट के रूप में ये होते चला गया। और फिर पूरे विश्व में ये बजट वर्ड जो है ये प्रस्तुत यानी इसका यूज ये किया जाता है। और ये खास करके उस ये संदर्भ से रिलेटेड है कि ये ब्रिटेन में जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो आपको हुआ करते थे पुराने टाइम में, तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर का सामान्य सा मतलब समझिए कि वित्त मंत्री वहां के। तो जो वहां की गवर्नमेंट होती थी तो अपने ये गवर्नमेंट के जो भी ये फाइनेंशियल एस्टिमेट्स हैं या जो भी यानी फाइनेंशियल ये जरूरतें हैं या जो ये टैक्सेशन का उनका ये प्रपोजल है, उन सारे चीजों से संबंधित जो ये डॉक्यूमेंट होती थी उन सारे ये डॉक्यूमेंट्स को चांसलर ऑफ एक्सचेकर ये ब्रिटेन में एक चमड़े के ये थैले में उसको उन सारे ये डॉक्यूमेंट्स को ये पेपर को रख करके वो ले जाते थे वहां के ये पार्लियामेंट में। और फिर उसी ये थैले में से ये निकाल करके उन सारे ये डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ते थे या उसको ये रखते थे ये पार्लियामेंट के आगे उसके कंसिडरेशन के लिए। तो वहीं से ये चीज जो है ये जो ये टर्म है वो यूज में वो आती चली गई। और जिसको कि ये सामान्य तौर पे मतलब आज के डेट में पॉलिटिकल सर्कल्स में पॉलिटिको इकोनॉमी के सर्कल्स में बजट जो वर्ड है उसका यूज उन सारे ये डॉक्यूमेंट्स को यानी कि उन सारे ये दस्तावेजों को ये यानी कि डिनोट करने के लिए किया जाता है जिसमें कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन के प्रपोजल्स को लिखी होती है या गवर्नमेंट अपनी जो एक्सपेंडिचर की उसकी जो पॉलिसी है यानी कि ये सरकार की जो टैक्सेशन की नीति है या उसकी जो एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है
तो इससे संबंधित जो भी ये दस्तावेज होते हैं, उन सारे ये दस्तावेजों को ही ये यानी कि ये समग्र रूप से ये कलेक्टिवली ये बजट की संज्ञा ये दी जाती है। मतलब ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की मैं बात बोल रहा हूं। तो ये तो हुआ ये बजट शब्द का ओरिजिन। अब बात उठती है कि ये बजट होता क्या है और उसकी ये आपको ये जरूरत क्यों है। तो इसमें अब आपको इस चीज को ये समझना पड़ेगा कि आप समझिए कि एक तो इस चीज को याद रखिए कि ये बजट जो है ये हमेशा आपको ये किसी भी देश में जो वहां की एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ कि कार्यपालिका, तो इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि बजट जो है उसका निर्माण जो है आपको ये यानी कि ये गवर्नमेंट वो करती है। आपको यूनियन लेवल पे भी यानी कि ये केंद्रीय स्तर पे भी ये बजट का निर्माण होता है, केंद्रीय सरकार करती है। राज्य के स्तर पे भी ये बजट का निर्माण होता है, वो राज्य सरकार करती है। और जो ये बजट जो ये वर्ड है या जो इसका डिस्कशन है वो केवल ये गवर्नमेंट तक ही ये सीमित इसको ना रखा जाए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या इवन हमारे हाउस होल्ड्स में भी, आप इसको बहुत ही यानी कि सामान्य एग्जाम्पल से समझिए कि किसी भी एक घर में उस घर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर वो ठीक ढंग से ना हो रहा है तो फिर वहां पे समस्याएं उत्पन्न होनी ये शुरू हो जाएंगी। और जो आर्थिक ये प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ये जनरेट होने लगेंगी और भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य समस्याओं को भी वो उत्पन्न वो करेंगी। तो जब किसी एक हाउसहोल्ड को ये चलाने में आपको एक प्रकार के यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल यानी कि प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, उसका यानी कि आप जो कुछ भी फाइनेंशियली ये कर रहे हैं तो उन सारे चीजों में एक प्रकार के यानी डिसिप्लिन की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है और ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है उस घर को ये चलाने के लिए। आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में अगर यानी आर्थिक रूप से अगर आप यानी कि आप ये सेल्फ इंडिपेंडेंट आप ये नहीं हैं और आप अपने ये वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर आप अपने ये पिताजी के ऊपर ये आप अगर यानी डिपेंडेंट है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके जितने भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपको जूता खरीदना है, ये चप्पल खरीदना है, आपको ये किताबें खरीदनी है, आपको यानी कि फोन खरीदना है, तो जितना आपके अंदर आपकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए यानी कि जितने भी ये फंड्स की आवश्यकता है वो सारे फंड्स अगर आप अपने ये फादर से बिना किसी रोक टोक के अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर में आप ये मांगते ये चले जा रहे हैं और उधर से ये मिलते चले जा रहा है वो सारा फंड, जिससे कि आप अपनी ये सारी जरूरतों को ये पूरा कर सके, तो हमारी समझ में ये तो एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है, व्यवहारिक चीज नहीं है और ऐसा कहीं होता भी नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अपने ये पेरेंट्स से अगर वो ये पैसा मांगता है तो किसी ना किसी वो मद के लिए मांगता है, कुछ ना कुछ उसकी ये जरूरत होती है, किताब खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए या किसी अन्य वस्तु को खरीदने के लिए उसे ये बताना पड़ता है ये पेरेंट को।
और जो ये सतर्क ये पेरेंट होते हैं, आप इस एनालॉजी को समझिए, इसी से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। जो सतर्क ये पेरेंट होते हैं वो हमेशा इस चीज के ऊपर ये नजर रखते हैं कि बच्चों के द्वारा जो डिमांड की जा रही है उन सारे ये डिमांड्स में ये उसकी रैशनैलिटी क्या है, उसकी तार्किकता क्या है, उनके डिमांड्स के उसमें यानी कि जेन्युइननेस ये कितना है, जेन्युइन वो डिमांड्स है कि नहीं है। और इसके साथ साथ जो भी ये पेरेंट है वो इस भी चीज को देखता है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम किस प्रकार से उसका रैशनलाइज्ड मैनर में उसका यूज करें, उसका यूटिलाइजेशन करें अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिससे कि बच्चे जो हैं वो उस लिमिटेड इनकम या लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत वो रहते हुए वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वो गेन कर सके। क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा वो लिमिटेड होती है। अगर किसी यानी कि पेरेंट के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं अगर वो अनलिमिटेड होती, यानी उसके पास जो इनकम है, उसके पास जो रुपया है, उसके पास जो धन है, अगर वो अनलिमिटेड रहता, तो फिर यहां पे जो बच्चों के ये डिमांड्स हैं, उन सारे ये डिमांड्स में किसी भी प्रकार के ये यानी कि प्रायोरिटाइजेशन का ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बोलते कि हमको एक आईफोन खरीदना है, तो पेरेंट बोलता है कि एक क्या, तुम ये 20 खरीद लो, 50 खरीद लो। लेकिन ऐसा होता है नहीं। हम लोग भी इस चीज को जानते हैं क्योंकि इनकम जो है वो सीमित है। तो आप समझिए, तो यहां पे इस चीज को ये समझने की कोशिश कीजिए कि ठीक उसी प्रकार से जो ये गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट के अपने ये फाइनेंशियल नीड्स होते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ये वेलफेयर स्टेट में, किसी भी यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य में जो भी वहां की सरकार होती है, जैसे कि हमारे देश में जो भी वहां की सरकार है, तो एक तो यानी कि ये गवर्नमेंट को अपने रेगुलर फंक्शंस को ये करने के लिए उसको ये धन की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ यानी कि ये गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंटल वर्क्स है, यानी कि सरकार जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कार्यों को करती है, तो उन सारे ये कार्यों को भी ये पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेंडिचर्स हैं ये गवर्नमेंट के। अब हम लोग इस भी चीज को जानते हैं कि किसी भी प्रकार के ये शासन की व्यवस्था में टैक्स को लगाना ये गवर्नमेंट का ये सॉवरेन ये राइट होता है। यानी कि ये गवर्नमेंट का संप्रभु अधिकार है। सरकारें जो है वो टैक्स लेती हैं लोगों से अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए, और गवर्नमेंट के ये भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेंडिचर्स भी हैं। तो अब आप बताइए हमसे, मतलब आप इसकी आप मतलब आप तुलना कीजिए इस चीज को जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन का भी राइट है, टैक्स लगा सकती है, और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करना है अपनी संस्था को चलाने के लिए या दूसरे अन्य डेवलपमेंटल वर्क्स को करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर की जरूरत है। और ये बोला भी जाता है कि फाइनेंस इज द ये ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी वर्क्स हैं उन सारे ये वर्क्स को फिनांस के बिना, यानी कि ये पैसे के बिना ये पूरा नहीं किया जा सकता है। तो सरकार को अपने ये जो भी ये कार्य करने हैं, अपने उन सारे ये कार्यों को पूरा करने के लिए जो उसके फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो अपने उन फाइनेंशियल नीड्स की ये परिपूर्ति करने के लिए उसको ये कहीं ना कहीं से ये जुगाड़ करना होगा उन फंड्स की। और गवर्नमेंट के पास ये धन के आने का, यानी कि धन वो ये प्राप्त करे, तो धन के आने का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो स्रोत होता है ये टैक्सेशन। तो आप इस चीज को समझिए, मतलब एक तरफ ये गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करना है, दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट को यानी कि अपने उन फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को ये टैक्स भी लगानी है। टैक्सेशन का भी पावर है ये गवर्नमेंट के पास, टैक्स को ये लगाने का। तो आप क्या सोचते हैं कि किसी भी ये डेमोक्रेटिक ये कंट्री में, किसी भी ये प्रजातांत्रिक देश में क्या इन सारे जो अधिकार हैं ये यानी कि गवर्नमेंट्स के, टैक्स को लगाने का अधिकार या खर्च करने का अधिकार जो है, तो क्या इन सारे अधिकारों को अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर में, यानी कि बिना किसी रोक टोक के और एब्सोल्यूट मैनर में ये अधिकार क्या आपको ये गवर्नमेंट को ये दे दी जाए? क्या ये पॉसिबल है कि हाँ ये गवर्नमेंट को ये जितना मन कर रहा है उतना वो लोगों के ऊपर वो टैक्स लगा दे, किसी से उसको ये यानी कि पूछने की जरूरत ना पड़े, और गवर्नमेंट को ये जिस मद में यानी जितना भी एक्सपेंडिचर करना है, तो जिस मद में उसको जितना एक्सपेंडिचर करना है वो यानी कि वो गवर्नमेंट ये आपको ये कर ले, तो ये जो अधिकार है इसको क्या अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर में गवर्नमेंट को ये दिया जाना उचित है? आप इसकी थोड़ी तुलना कीजिए, अभी अभी इससे पहले हमने जो थोड़ा एक एग्जाम्पल दिया था कि क्या किसी हाउसहोल्ड में जो सामान्य हम लोगों का परिवार होता है, क्या किसी ये परिवार में किसी बच्चे को इतनी ये स्वतंत्रता ये देना उचित होगा कि उसको जितना जितना यानी कि मन करे, जिस मद में ये खर्चे का मन करे, उसको यानी कि 5,000 का ये जूता खरीदना हो, उसको आईफोन खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, बिना किसी रोक टोक के उसको ये छूट ये दे दी जाए कि तुमको ये जितना जो मद में खर्च करना है तुम कर लो, और जितना पैसा तुमको ये यानी कि लेना है अपने ये आपको यानी कि फादर से या अपने पेरेंट्स से, उतना ये पैसा तुम ले सकते हो, यानी कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर में तुम जितना चाहो ये पैसा ले सकते हो और जितना चाहो ये खर्च कर सकते हो। तो आप बताइए क्या ये संभव है? और अगर संभव है भी तो क्या ये किया जाना उचित है? अब इस पे थोड़ा आप सोचिएगा, और यहीं से अब मैं आपको कल के वीडियो लेक्चर में अब मैं आपको बजट का जो इसका मेन स्ट्रीम है, जो इसकी मुख्य धारा है, इसके ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और इन सारे ये चीज़ों से रिलेटेड उसमें मैं आपको इंटर अब ये करवा दूंगा। और यहाँ से अगर आप इतना तक ये बात ये समझ रहे हैं तो आपको ये धीरे धीरे ये बात ये समझ में आने लगेगी। तो आज बहुत दिनों के बाद शुरुआत हुआ, ये संभव हो पाया, और
आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे, और क्योंकि हम लोगों को हमेशा चार्ज रहना, स्पिरिटेड मैनर में होना, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इस संसार के अंदर जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसा ये लगेगा आपके जीवन में कि वो करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो मेरा ये हमारी यानी कि ये पर्सनल ये लाइफ ये गड़बड़ हो सकती है। फैमिली में हमारा जो पोजीशन है, पावर और पोजीशन आपका है, वो अंडरमाइन हो सकता है। या जिन चीज़ों को आप अपनी यानी अनावश्यक रूप से, मैं इसको बोलूँगा अनावश्यक रूप से अपने ये सर के ऊपर ये यानी कि बोझ उठा करके चल रहे हैं, जिन ये जिम्मेवारियों का, और यानी वैसी जिम्मेवारियां जिसको कि अगर आप छोड़ भी दें तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो यानी वैसी अनावश्यक चीजों से अपने आप को ये बचाने की जरूरत है। और कबीरदास जी ने भी इस चीज को बोला है कि भूले बन ये समझ के लाद लदनिया। जितना ये लाद करके आप ये चलिएगा उतना ही ज्यादा जो आपकी एनर्जी है वो अनप्रोडक्टिव ये कामों में ये वेस्ट होती चली जाएगी, और जो आपकी एनर्जी है वो स्ट्रीमलाइंड वो नहीं हो पाएगी वो आपको ये सही डायरेक्शन में। तो अनावश्यक चीजों को ये छोड़ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ये जीवन में, आप इसको ऐसे समझिए कि किस चीज को करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बल्कि कुछ चीजों को यानी अंडू करना होता है। एक तो होता है कि हम किसी काम को ये कर रहे हैं, आई एम डूइंग समथिंग, और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पे यू विल हैव टू अंडू समथिंग, यानी कि कुछ चीज ये पहले से ही हो रखी है और उसको आपको अंडू करना होता है, ये छोड़ना होता है। तो छोड़ने वाले ये चीजों के ऊपर भी यानी वैसी सारी चीजें जो कि अनावश्यक चीजें हैं, जो रिडंडेंट है, उनको छोड़ना ही ये बेहतर होता है। और अपनी ये सारी एनर्जी को हम लोग फोकस्ड मैनर में, जो हमारा एम है, लक्ष्य है, उधर की तरफ ये लगा सकें, तो ये ज़्यादा यानी कि एक वो बेहतर ये सिनेरियो होगा। आशा है आप लोग ने हमारी बात को यानी सुनी होगी और समझी होगी। हम कल फिर से अब इस पे पूरा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही अब ये वीडियो होगा, कोशिश करेंगे कि कल अपलोड ये किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।